डॉक्टर अकील अब्बास जाफ़री। डॉक्टर अकील अब्बास जाफ़री पाकिस्तान के मुमताज़ शायर और मुहक्किक हैं। आपकी तहकीक का खुसूसी मौजू अदब, लिसानियात और पाकिस्तानियात है। आप मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर इन शोबों की मरूफ शख्सियत के हवाले से पहचाने जाते हैं। आपने पाकिस्तान की उर्दू फ़िल्मी सनत की तारीख़ के मौजू पर डॉक्टरेट की सनद हासिल की। आपके शायरी मजमूए ताल्लुक़ ने अदबी हलकों में बड़ी पजीराई हासिल की। डॉक्टर जाफ़री ने उर्दू लुग़त बोर्ड में बतौर एडिटर इन चीफ़ खिदमात अंजाम दी, जहां आपने दुनिया की इस सबसे बड़ी लुग़त का कंप्यूटराइज्ड एडिशन तैयार किया। अदब के शोबे में शानदार खिदमात के एतराफ़ में सदर पाकिस्तान ने डॉक्टर जाफ़री को तमग़ा इम्तियाज़ का अवार्ड अता किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कल की तकरीब की झलकियां आपने देखी जी जी। और बड़ी खुशी का मौका था और ऐसे मौके पर आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है। ये वो मग हमने बनवाया है जिसमें एक तरफ तो कल की तकरीब की तस्वीर है जी जी। और दूसरी तरफ जो है, जब आपको आसिफ जरदारी साहब ने दिया था बेस्ट फीचर राइटर का अवार्ड, जी जी। एपीएनएस अवार्ड। एपीएनएस अवार्ड, तो एक ही मग के ऊपर आपको गवर्नर के साथ अवार्ड लेते हुए और मुल्क के बहुत साथ ही अवार्ड लेते हुए शुक्रिया। खुशी मिल जाएगी। जी जी। और ये चूंकि हमारा जो आज की रिकॉर्डिंग है वो बुनियादी तौर पे आपकी लाइफ अचीवमेंट के बारे में हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप बताएं, तो मैं ये आपको प्रेजेंट करना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया आपकी अदबी खिदमत पे एकेडमी की तरफ से ये, और ये चाहूँगा कि आप थोड़ा सा आज हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं। जी जी बिल्कुल। अकील साहब, आपसे तो बात करते हुए समझ नहीं आ रहा है मैं बात कहाँ से शुरू करूँ। आज मुझे मेहताब राशदी बहुत याद आ रही हैं। अच्छा। 80s की दिहाई में ये दो लड़कियां थी जो बहुत ही याद होगा कि खुश जमाल भी थी, खुश ख्याल भी थी। एक खुशबत जी आलिया जी। जो बाद में खुशबत हो गई, जी और जी। दूसरे मेहताब चन्ना। मेहताब चन्ना जो मेहताब राशदी हाँ, हो गए। और दोनों बहुत ही पढ़ी लिखी थी और बहुत बोलने में बहुत तेज थी। तो मुझे याद है एक दफा एक प्रोग्राम हो रहा था, बड़ा मशहूर किस्सा वो, कि जिसमें कोई नौजवान उनके सामने आया तो उन्होंने पर्ची उठाई और पर्ची उठा के उसको पढ़ना शुरू किया। अच्छा, आप स्टैंड अप कॉमेडियन भी हैं, अच्छा आप राइटर भी हैं, आप ये भी हैं, वो भी सारी दुनिया। और फिर पूछा आखिर आप चीज क्या है? तो उस नौजवान ने शर्माते हुए जरा नजरें झुकाई अपनी और फिर नजरें मिलाकर के चीज तो आप हैं, हम तो नाचीज हैं। जी तो जी। आपके प्रोफाइल को अगर देखें, आपने माशाल्लाह इतनी चीजों में नाम पैदा किया हुआ है अपना, ये तो आप अपनी पहचान कैसे कराना चाहेंगे? भाई देखिए, अगर मुझसे कहा जाए कि अपनी पहचान करवाएं किसी एक खास फील्ड में, तो मैं शायरी की फील्ड को तरजीह दूंगा। तो वो जो आपने आर्किटेक्चर किया उसका क्या जाएगा? हाँ नहीं, वो तो देखिए तालीम है। वो तो होता ही है हमारे माशरे में, कि बच्चे को वो नहीं पढ़ने दिया जाता कि जो वो पढ़ना चाहता है। और एक मतलब माशरती जबर भी होता है, एक घर का जबर भी होता है। ज़ाहिर है वो अपने तौर पे दुरुस्त होते हैं। वो चाहते हैं कि बच्चा ऐसी एजुकेशन हासिल करे कि जो वो अमली ज़िंदगी में कामयाब हो, 4 पैसे कमाए और अच्छी ज़िंदगी गुज़ारे। तो वो इसलिए वो कहते हैं कि बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। तो उसमें भी मैंने इंतखाब किया आर्किटेक्चर का, कि एक ऐसे फील्ड का कि जिसमें क्रिएटिविटी थी, कुछ तख्लीक का पहलू था। और वहाँ पे मैं 8 साल पढ़ाता भी रहा दाऊद कॉलेज में। लेकिन बहुत मदद के साथ कि वो आपने ये इंतखाब यकीनन किया, लेकिन फर्जी आप तक में खैर 3 दर्जन करीब किताबें हैं। हाँ? 3 जी, दर्जन के जी, करीब 3 आपकी दर्जन किताबें। तो तकरीबन सिर्फ हाँ। एक किताब आपने लिखी है इस्तिलाहात पे आर्किटेक्चर के ऊपर। ये अगर वो आपका इतना असल में पेशेंस था मसला ये है तो आपके कि फुटप्रिंट वहाँ क्यों नहीं आते? आर्किटेक्चर पे लिखने के लिए मसला ये है कि लोग उस सब्जेक्ट को, उस मौजू को अंग्रेजी में पढ़ना पसंद करते हैं। सही है। और हमारे यहाँ मसला ये है कि किसी भी मौजू पे आप उर्दू में कितनी ही मेहनत से किताब लिखें, कितनी तहकीक करके बिल्कुल दुरुस्त चीज़ें भी लिखें, लेकिन लोगों को लगता है कि शायद ये गलत है, ये उर्दू में लिखी हुई है ये किताब। मतलब हाँ, एक मैगजीन तो आया था इमारतकार के नाम से, बड़े, इमारतकार, उससे पहले भी एक आया, 1-2 और आए थे मैगजीन। लेकिन अल्टीमेटली हाँ, चल नहीं इमारतकार पाए। तो खैर चल रहा था, लेकिन वो आया तो नबी साहब का इंतकाल हो गया, तो उसकी वजह से मेरा ख्याल अब रुक गया। पिछले इसी साल हुआ इंतकाल उनका, 1 साल पहले। तो अब शायद वो ना निकले, क्योंकि हमारे यहाँ ये भी बड़ा अलमिया है कि जो रिसाले निकलते हैं, अदबी रिसाले भी, वो उसके मुदीर के साथ ही खत्म हो हाँ जाते हैं। हाँ। ये इल्ला ये कि उस मुदीर के खानदान में कोई ऐसा दिलचस्पी रखने वाला शख्स मौजूद है, जैसे अदब लतीफ़ है। मिसाल सामने हमारे यहाँ अदब लतीफ़ जो 1935 में जारी हुआ था, और अब अगले साल 90 साल हो जाएंगे उसको। तो 90 साल से वो तो पर्चा एक्सेप्शन है, वरना हाँ, वो ये एक है। एक्सेप्शन वरना है वो। इंडिया में भी बड़े बड़े पर्चे, जैसे शमा जैसा पर्चा बंद हो गया 20वीं जी, सदी में। दिल्ली से 20वीं सदी चल रहा है, लेकिन ये कि अभी वो उसका
वो बात नहीं रही जो पहले थी कभी। और सारी सिर्फ शफून बंद हो गया, इंडिया का सबसे जी अच्छा जो अदबी पर्चा था। पाकिस्तान में नकूश बंद हो गया, फनून बंद हो गया, और औराक बंद हो गया। तो ये सारे अच्छे पर्चे थे, लेकिन हुआ मेरा ये है ख्याल है कि हमारे खित्ते के अंदर जो सिर्फ अदब नहीं बल्कि बाकी भी इदारे आप देख लें, सक्सेशन का कोई ऐसा सिलसिला नहीं होता नहीं है है, और अदब में और होता बड़ी भी बड़ी नहीं है। इंडस्ट्रीज बैठ गई बड़े हाजी साहब के इंतकाल के बाद। हाँ, बहुत कम है ऐसा कि अदब में जो औलाद में भी वो चीज़ें मुंतकिल हुई हों और उन्होंने उसके अपने बाप के या वालिदा के विरसे को संभाला हो। कितने अच्छे अच्छे हमारे राइटर्स थे, लेकिन वो उनके साथ ही उनकी चीज़ें ख़त्म हो गई। अब यूसुफ़ी साहब हैं, उनके बच्चे, वो खुद यूसुफ़ी साहब कहते थे कि मेरे बच्चों को उर्दू पढ़नी नहीं आती, तो वो मेरी चीज़ों से वो हिज़्र नहीं उठा सकते जो दूसरे क़ारीन उठाते हैं। वो उसको इस तरह, बल्कि उन्होंने लिखा भी कि मेरी बच्ची से किसी ने पूछा कि तुम्हारे फादर क्या करते हैं, मेरी बच्ची ने कहा कि वो उर्दू में जोक्स लिखते हैं। इससे अच्छा जोक हो नहीं सकता उनके साथ। हाँ, तो ये नहीं, खुद यूसुफ़ी साहब का है ये फकरा। हाँ हाँ पता नहीं बच्ची ने ये जुमला कहा भी था कि नहीं कहा था, लेकिन जो उनका मिजाज है यूसुफ़ी साहब का। हाँ तो इब्न इंशाद थे और दूसरे लोग थे हमारे शायरी के भी में नावल निगार हैं बहुत अच्छे। नहीं, अब देखिए ना, ये तो दोनों मियाँ बीवी इतने अच्छे राइटर्स थे, अशफाक अहमद, बानो कुसिया, जी लेकिन उनकी औलाद में मुंतकिल नहीं हुई। जी। इसकी मेरा ख्याल है जैसे एक वजह ये भी सुनी आती है कि ये अदब है और क्रिएटिविटी जो है वो तो इंसान की अपनी एक जिबिल्लत के अंदर है, वो एक मेरिट है जो इसमें यूँ समझिए कि अता हो जाता बिल्कुल है सही बात है। और इसमें वो आप उसको एक्वायर नहीं कर सकते। अब सादिक़ैन, हाँ, वो सादिक़ैन दूसरा पैदा नहीं हो सकता। जी जी, बिल्कुल सही बात है। तो वो तो एक ऐसा है, कोई अच्छा आर्टिस्ट, कोई अच्छा गुलकार, मेहदी बिल्कुल। हसन कॉपी कोई कर लेगा लेकिन वो हाँ, बात नहीं आ और पाएगी। वो होता ये है कि वो बच्चे अपने ही बाप के रंग में कोशिश करते हैं, और लेकिन फिर यही होता है कि उनके ऊपर छाप लग जाती है कि ये तो भाई मेहंदी हसन के बच्चे हैं तो इसलिए गा रहे हैं। हालांकि वो अच्छा गा रहा है। ये नूरजहां की जो बेटियां थी, उन्होंने अपनी जो एजाज की बेटियां, उनको तो आने नहीं दिया फील्ड में, लेकिन जो ज़िल्ले हुमा थी, जी 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 बहुत जी अच्छा जी गाती थी वो। जी। काफी अच्छी लेकिन कॉपी थी अपनी माँ की। हाँ, लेकिन ये कि हाँ, शक्ल सूरत में भी वो बहुत खूबसूरत थी और गाती भी बहुत अच्छा थी, लेकिन वो इसीलिए कामयाब नहीं हुई कि वो नूरजहां थी बहरहाल। अच्छा, कुछ हमारे यहाँ और फील्ड में भी, मजहबी फील्ड में भी देख लें, ये जो उलमाए दीन थे हमारे, उनके औलाद में वो बात नहीं आई। खतीब हमारे इतने बड़े बड़े गुजरे, अल्लामा रशीद तुराबी जैसे थे, और लेकिन एहतशाम उल हक अगर थानवी थे, अगर सबसे ज्यादा आई है तो सियासतदानों में आई है। अबुल आला मौदूदी थे। जी अबुल आला मौदूदी की तो औलाद ने तो बिल्कुल बरक्स, जी 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 मतलब बाद जी सूरतों में एक आध बेटे ने तो बिल्कुल बरक्स रवैया अख्तियार किया है। जी। उनका एक बेटा इत्तेफाक से स्कूल में मेरा क्लास फेलो था, तो अच्छा अच्छा। असातिज़ा कहा करते थे कि औलिया के पेट में शैतान। वो स्कूल लाइफ में बड़ा शैतान था वो। अच्छा तो लेकिन ये अच्छा, ये उनके ऊपर जबर भी होता है माशरे का, हाँ, कि जैसे तवक्कुआत ज़्यादा मैं होती है। बताऊं आपको, जब अल्लामा रशीद तुराबी साहब का इंतकाल हुआ तो उसके अगले साल वो सारे मेंबर जो यहाँ से वो खिताब करते थे, वो रशीद तुराबी साहब को मुंतकिल हो गए। नक्शा पार्क जैसे बड़ी जगह, खालिद दीना हॉल, रजिया का इमाम बारगाह, तो वो अच्छा, अब उस पर रशीद तुराबी साहब का जब उनका इंतकाल हुआ है तो उनके ऊपर 67 66 67 साल थी, और वो तकरीबन 50 साल से जाकरी कर रहे थे, और करते करते ज़ाहिर करते है, करते इस मुकाम तक पहुंचे रवां थे हो गए थे कि वो बिल्कुल। रशीद तुराबी कहलाते, अल्लामा कहलाते थे। अब वो बेटे की उम्र, हालांकि वो ईरान से पढ़कर आया था। हुँ, अच्छा, एक तो वो ईरान से पढ़ के आने की वजह से ये हुआ कि कराची में उसकी ग्रो अप नहीं हुआ वो, और हुँ। उसकी वो तरबियत नहीं है कि कराची के जो सामे है उससे कैसे मुखातिब होना है। जी, जी, जी। और ज़ाहिर है इल्म में भी वो तो बात नहीं है ना, जो एक 67 साल के आलिम दीन का है जो मुताला है, वो आप कैसे तसव्वुर तवक्को करेंगे कि ज़्यादा वक़्त उनका ईरान में गुज़रा। 30-32 साल का। हाँ, अच्छा, उससे पहले वो ईरान से पढ़कर आए थे। हाँ। तो वो जब आया तो लोगों ने कहा कि यार इसमें, इनमें तो वो बात ही नहीं है, इनमें वो बात कैसे हो सकती है, आप कैसे तसव्वुर केमिस्ट्री कर अलग होगी ना सारी सकते। है। बिल्कुल। तो वो फिर उसके बाद 2 साल के बाद वो नंबर तालिब जौहरी साहब को मिल गया, और उसके बाद हाँ। तालिब जौहरी, हालांकि देखिए तालिब जौहरी साहब के भी वालिद जो थे वो बड़े आलिम थे, लेकिन वो आलिम बहुत बड़े थे, मुस्तफ़ा जवाहर साहब, लेकिन वो खिताबत में वो मुकाम नहीं पैदा कर सके थे जो उनके मासरीन का था। जैसे अज़हर हसन ज़ैदी साहब उस ज़माने में थे, रशीद तुराबी थे, तो लेकिन तालिब जौहरी साहब ने अपना एक बिल्कुल अलग रास्ता निकाला, हालांकि ये भी इराक से पढ़कर आए थे, हुँ, और लेकिन इन्होंने कुरान फहमी से जो अपना एक रास्ता अलग किया, कुरान को जिस तरह से उन्होंने जज़्ब किया हुआ था, हुँ। किसी भी मौजू पे कौन सी आयत कहाँ क्या, वो हम तो उस ज़माने में हैरान होते थे। बाद में तो मैं उनसे मिला भी जब
तो मैंने उनसे कहा हम तो आपको सर्च इंजन समझते थे कि जिस मौजू पे आपसे बात की जाए आप कुरान से वहां से हवाला निकालें। तो ये हर शोबे जिंदगी में है ये सूरत हाल, सिर्फ अदब में नहीं बल्कि मुसव्विरी जैसा आपने मिसाल दी, मौसीकी की मिसाल है, आर्किटेक्चर में भी हमारे इतने बड़े बड़े आर्किटेक्ट गुजरे, उनके बच्चों ने उनके ऑफिस भी संभाले हाँ और उन बच्चों ने उसी फील्ड की तरबियत भी हासिल की बाकायदा, यानी कि यूनिवर्सिटी लेवल पर। लेकिन वो बात नहीं हो सकी जो बाप के काम में थी या जो उनकी ओरिजिनलिटी थी। तो ये अब जाहिर है, अगर बाप का धर्मा वो बन चुका था हाँ तो जरूरी तो नहीं कि बेटे के भी धर्मा वही बनेगा सारा, बिल्कुल। तो उसमें कुछ ना कुछ तो मिजाज में तब्दीली आती हालांकि है। उनके बाद लोगों के तो ऑफिस आज भी उन्हीं के नाम से चल रहे हैं, बाप के नाम से। जी जी जी, वकीलों में बहुत है ये। वकीलों में बहुत है। हाँ, कि वो क्लाइंटेल तो मिल जाती है लेकिन फिर आगे लेके चल नहीं पाते उसको। हाँ ऐसे ही है। तो ये हर शोबे जिंदगी में, लेकिन इसमें कहीं कहीं जो है वो भी है, मुस्तस्नियात भी है कि वो बच्चा बेटा आगे निकल गया बाप से, जैसे अभी मैंने तालिब जौहरी साहब की मिसाल दी कि वो बेशक खुद ना माने इस बात को, तालिब जौहरी साहब के मैं अपने बाप क्रॉस कर गया हूँ, लेकिन दुनिया तो यही कहती थी कि ये अपने वालिद से कहीं आगे के बड़े आलिम है। शायरों में भी ये हुआ कि कुछ बेटे जो है बहुत अच्छी शायरी, अब जैसे हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे बासिर काज़मी साहब, नासिर काज़मी साहब के साहबजादे बहुत अच्छे शायर हैं, लेकिन बस वो छाप लगी हुई है कि नासिर काज़मी के बेटे हैं। जी ये तो हो जाता है बात। बल्कि बकौल हमारे एक दोस्त का भाई नुक्ता ऊपर नीचे हो गया नासिर काज़मी बासिर काज़मी हो गए। ये हो जाता है बात। तो हालांकि वो बहुत अच्छे शायर हैं और उनकी रदीफें बहुत मुख्तलिफ और बहुत मुनफरिद रदीफें हैं। और अच्छा, सिर्फ शायरी में काम नहीं किया उन्होंने, ड्रामा निगारी भी की, उन्होंने तनकीद भी लिखी। और अच्छा, एक तो ये कि वो मंजरनामे से जरा सा आदमी कट जाए ना, बाहर चला जाए अगर मुल्क से, तो कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह जो चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, तो वो जरा सा मंजरनामे से हट जाते हैं, ये भी एक मसला है। जैसे वो जिंदगी भर कहते रहे डॉक्टर जावेद इकबाल, इस कौम ने मुझे बड़ा नहीं होने दिया, हमेशा मुझे इकबाल का बेटा कह के हाँ, ये बात लोगों को कॉम्प्लेक्स होता है कि हमारी भी कोई शख्सियत है, फला के भाई, फला के बेटे, ये इकबाल के बेटे हैं। भाई मैं इकबाल का बेटा हूँ, मैंने लॉ की एजुकेशन हासिल की है, मैं पंजाब हाई कोर्ट का, लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा हूँ, लेकिन ये कौम जो है मुझे इकबाल का बच्चा ही समझती रहेगी। तो अकील साहब, ये तो आपने बात की मौजूदा अहद के लोगों की, जो आपने मिसालें दी हैं, बड़े बड़े आर्टिस्टों की, मौसीकार घराने के बहुत से लोगों की, कि उनकी औलाद में वो जौहर या तो आ नहीं सके या पनप नहीं सके। क्या हमेशा से ऐसा होता है? पहले कुछ आपके ज़हन में ऐसे असातिज़ा, ऐसे अदीब, ऐसे मौसीकार, मौसीकी में तो मेरे ख्याल थे घराने, मौसीकी में तो अभी भी हैं वो घराने मौजूद है, पटियाला घराना है, शाम चौरासी है, और इसी तरीके से मेरा ख्याल है कि तो वो उनके औलाद से भी अच्छा घराना जो है ना, उसका मतलब ये नहीं होता कि बाप, हाँ, वो तो शागिर्द भी होंगे, शागिर्द भी उसके अंदर आ जाते हैं, और वो असलूब है असल में तो। और उसमें घराना उस वक्त बनता है कि जब उनकी अपनी नई बंदिशें हों या उनको 3 पुश्तें गुजर चुकी हों गाते हुए जी, तो उसके बाद वो घराना के लफ्ज़ इख्तियार कर सकते हैं। तो इसीलिए जैसे वो हमारे अमीर अहमद खान एक बहुत मशहूर गुलकार थे इंदौर घराने के, उनको लोगों ने यही तामुल होता था कि इनको घराना, लेकिन लोग कहते थे कि वो जैसे वो एक अंग्रेजी में कहा जाता है ना, वन मैन आर्मी, जी जी जी, तो इस तरह से वो थे। तो उनको इंदौर घराना, वो अकेला वाहिद मेरा ख्याल है मिसाल में मौसीकी में जिनको एक फर्द वाहिद को घराना तस्लीम किया गया बाकायदा। और आज भी वो, अभी उनकी 100वीं सालगिरह हुई थी 8-10 साल पहले में इंडिया में 2000 के बाद से, तो बड़े पैमाने पे उनकी मनाई जा रही थी। साने में मैं आपको बताऊं एक मिसाल जो अभी मेरे ध्यान में आई है आपकी गुफ्तगू से, कि सज्जाद अली अल्लाराम और उनकी बेगम जो थी नजरुल बाकर, जी जी जी, ये नजर हैदर शायद नाम था, तो वो दोनों बहुत अच्छे राइटर थे अपने जमाने के हिसाब से। लेकिन कुर्रतुल हैदर जो उनकी बेटी थी, वो तो सभी को क्रॉस कर गई ना, वो तो हमारे जितने भी मर्द लिखने वाले भी थे। हाँ, ये मिसाल है। हाँ, कि वो तो सभी अपना रास्ता निकाल लिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने कभी ये दावा नहीं किया या कभी उन्होंने ये बात नहीं लिखी कि मैं अपने माँ बाप से आगे हूँ, अपने माँ बाप से। वो इनकिसार, वो तहजीब, वो तरबियत उस जमाने की वो भी थी ज़ाहिर साथ साथ, लेकिन अब बल्कि उन्होंने तो अपने वालदा की कुलियात भी शायद की ढूंढ के पुराने पत्रों से। हाँ, तो वो मैंने देखी एक दफा यहाँ पे कराची में बुक फेयर में आई हुई थी वो कुलियात उनकी। तो ऐसे इक्का दुक्का शायद और शायरी में भी मिसालें मिल जाएंगी जी, लेकिन कम ही होंगी ज़ाहिर है। अब जैसे फिराक के वालिद थे, लेकिन वो कोई उनको अच्छा शायर नहीं समझा जाता, लेकिन फिराक साहब उनको क्रॉस कर गए। तो अकील साहब, शायर और अदीब, आपके ख्याल में क्या ऐसा नहीं है कि घने दरख्त के नीचे पौधे पनपने नहीं पाते? ये तो देखिए, एक दफा उन्होंने भी कही थी बात बानो कुस्सिया ने भी जी, कि जब वो
बल्कि बात करते करते नईम बुखारी इंटरव्यू ले रहे थे दोनों का, जी वो रो पड़ी थी ये कहते कहते कि बड़े पेड़ के नीचे, यानी वो अपने आप को जी पौधा कह रही थी, हालांकि वो खुद बहुत अच्छी है, बल्कि बाद लोग जी तो कहते हैं कि अशफाक साहब से बेहतर दिखने वाली थी वो। तो वो रो पड़ी एक बात करते करते कि घने दरख्त के नीचे छोटे पौधे नहीं पनप पाते। और उनके बेटा जो था, एक अनीक अहमद नाम था, है जी शायद अभी भी, तो अनीक ने भी लिखना शुरू किया था, लेकिन वही लोगों की फिक्रेबाजी कि अब तो अशफाक साहब आपको दुगनी मेहनत करनी पड़ती होगी। ये ऑन एयर क्या है ये फिक्रा। जी तो अशफाक साहब पहले तो समझे नहीं, फिर जब वो समझे तो बहुत जोर से उन्होंने कहा लगाया कि नहीं भाई वो खुद अपना लिखता है। हाँ। अच्छा, ये मामला में खाली वो अनवर मकसूद साहब का भी है, उनकी अहलिया अच्छा लिखती हैं, हाँ लेकिन जब आप उसको पढ़ते हैं तो हाँ जहन में पीछे आपके बैक ऑफ माइंड में अनवर मकसूद होते हैं, हाँ तो बिल्कुल। एक ऑटोमेटिक कंपैरिजन चलने लगता है, तो फिर शायद आप उनको उस मुकाम पे लेके नहीं आ पाते हैं जिसमें मुकाम पे अनवर मकसूद साहब ये हैं। दो तीन हमारे यहाँ खानदान है ऐसे जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग फैमिली जिन्हें हम कह सकते हैं ना लिटरेचर में। हाँ जैसे रईस साहब की फैमिली है, रईस अमरोही साहब, सईद मोहम्मद तकी, जॉन जी एलिया, जी जी जी, फिर जॉन जायदा हिना। और तीनों ही बखरी टाइप थे। हाँ सब जॉन एलिया थे और तकी साहब और तकी साहब थे। जायदा हिना भी बहुत ही शानदार अफसाना निगार है, जी बिलाशुबा। यानी हमारे जो पाकिस्तानी अफसाना है उसमें बहुत अहम नाम है उनका। तो ये पूरी फैमिली, हालांकि ये तो उनके खानदान की भी नहीं थी। हाँ, अब और तो अच्छा अल्लाह माफ फिर करे, उनकी बेटी अपने बाप को ओन नहीं करती है। वो अलग स्वभाव है, मैं तो उनके घर का समझे एक फर्द की तरह रहा हूँ उनके घर के करीब। हाँ चलिए, वो तो वो पीछे। मामला अलग है। हाँ तो ऐसे ही ये अनवर मकसूद की फैमिली है, यानी खुद इनके बड़े भाई, अच्छा अहमद मकसूद हमीदी जो हाँ साहब थे, हाँ 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 हाँ। सेक्रेटरी कल्चर रहे, वो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रहे सिंध के। वो बहुत ही काबिल, बहुत बड़े, एक दो दफ़ा मेरी उनसे मुलाकात हुई है और मैंने देखा कि उनको गुफ्तगू करते हुए देखा। जैसे मैं कहीं बैठा हुआ था, वहाँ पे मुशफ़िक़ ख़ाजा साहब थे, वहाँ पे ज़ोहरा निगार थी, वहाँ पे अहमद मकसूद हमीदी थे, और भी एक दो, मैं पता नहीं कैसे हाँ आसिफ फारूकी थे, आसिफ ने मुझे मदऊ किया था। और असल में हुआ ये था कि वो उस ज़माने में इशरत आफरीन आई हुई थी और वो मेरे घर ठहरी हुई थी, तो मैंने ये भी एक सबब था जाने का। मैंने जब देखा कि अनवर मुशफ़िक़ ख़ाजा साहब, ये 2004 की बात है, मुशफ़िक़ ख़ाजा साहब और अहमद मकसूद हमीदी साहब गुफ्तगू कर रहे थे, तो मैं तो बस बिल्कुल यानी मबहूत होकर, जैसे कहते हैं ना, बस उनकी गुफ्तगू सुनता रहा कि यार क्या इल्म है दोनों के पास, कि किस कैलिबर के, किस लेवल के लोग हैं ये। और बहुत मजा आया उस गुफ्तगू में। अब बजिया फातिमा सुरैया हाँ बजिया, अच्छा, हाँ वो भी चल रही बजिया है, भी मौजूद थी और माशाल्लाह कितनी जी। अच्छी होती है। हाँ, अच्छा ये एक एक्सेप्शन है ये खानदान। हाँ ये पूरा खानदान माशाल्लाह। हाँ, अच्छा वो बेटे की, बिलाल की भी पिछले साल ये किताब खाना आई हम थी, आप साहब बस। बिलाल की भी किताब आई थी पिछले जी साल, जी 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 उनके जी। बेटे की, अनवर मकसूद साहब की, हाँ, उनकी बेगम ने, अब 2 किताबें हो गई हैं उनकी, अब ये अलग बात है कि इमरान मकसूद की। लोगों का शक जाता हो कि शायद उस्ताद की अता हो, शायद बाप की नहीं वो अनवर मकसूद की तो असल में कोई किताब नहीं आई बदकिस्मती से। अता। जी जी। उनको भी किताब पे फोकस करना चाहिए और लाना चाहिए। 84 ईयर्स उनकी एज हो गई है, तो जो उनके इस तरह की चीजें हैं, जो उन्होंने जो बाकायदा मेरा मजमून ख्याल है के वो कमी कुछ उनकी बेगम ने पूरी करने की कोशिश की किताब हो लाके। सकता है। ये बात सही है, ये बात तो सही ये है। होता है। अच्छा ऐसे हमारे सहाफत में भी एक खानदान है जो सबके सब भाई माशाल्लाह, मिर्जा आबिद अब्बास के जो बेटे हैं, ये जी। अजहर अब्बास, मजहर अब्बास, एक तो जफर अब्बास, फौज में चले गए और थे। एक अतहर अब्बास है। वो फौज में जो गए थे वो अतहर अब्बास है। हाँ और एक और भाई भी इनके जो बिल्कुल यानी गुमनाम है, वो अमेरिका में रहता है, अनवर अब्बास नाम है। हाँ। वो असल में जो काफिया फौज उनका में जो उनका फौज काफिया मुख्तलिफ हुआ तो वो वैसे जो फौज में है उनका तो खासा इंतजार रहा था लोगों को, हाँ हाँ। क्योंकि वो उन 4 में शामिल थे जिनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने और चाहते हैं। माशाल्लाह एक उसमें डॉन का एडिटर है, एक जो है जियो का हेड है, और खुद मजहर अब्बास सबसे ज्यादा मकबूल है। उसमें मजे की बात ये है जी। क्योंकि वो ऑन कैमरा होते हैं, तो हाँ, इसलिए ज्यादातर लोग जो है वो, कभी ये हम गए थे उनके वालिद की बरसी पर, एक प्रोग्राम हैदराबाद में हुआ था हाँ, मिर्जा आबिद अब्बास की याद में, तो सबसे ज्यादा ऑटोग्राफ जो लिए गए वो मजहर अब्बास से लिए गए, क्योंकि उन दोनों तीनों भाइयों को, हालांकि वो हाँ, ज्यादा बड़े मनसब पर फायदे हैं। हाँ। डॉन का एडिटर होना इस उम्र में कोई मामूली बात नहीं है। पोतन जोसेफ जिस पे होते थे, अल्ताफ हुसैन जिस सीट पे हाँ, होते थे, उस पर अरकल जफर अब्बास बैठे हैं, तो जाहिर है उनकी काबिलियत है, उनका वो मेरिट है वो। तो देखें, वो तो होता है जब एक शनाख्त बन जाती है हाँ तो लोगों को उसके अलावा समझता नहीं है। आपको याद होगा एक बड़ा मशहूर किस्सा है कि किसी ने तारुफ कराया, कोई उनको लिफ्ट नहीं करा रहे थे इत्तेफाक से, जी तो जी कभी जी। इरफानुल्लाह साहब है ये। हाँ अच्छा अच्छा, इरफान साहब कहे बेगम सरवर नहीं, इरफानुल्लाह वाले इरफानुल्लाह साहब है। अच्छा ये वो है। हाँ। तो एक की शामिल थी। सर सैयद एक दफा ट्रेन में, ये तो अलग से बात बता रहा हूँ, हाँ ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो उनके साथ कोई जज भी सफर कर रहा था। जी 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 जी। उसने कहा कि एक बूढ़ा सा आदमी, लंबी दाढ़ी, अजीब उलिया, अजीब कपड़े, उसने उनको कहा इधर जाके बैठो,
उनको हकारत से बात की। तो सर सईद ने कहा कि भाई क्यों, मसला क्या है, आप कौन है? उसने कहा मैं जज हूँ। हाँ। अगर तुम जज हो, मैं जज का बाप हूँ। जाफरी साहब, मेरा ख्याल है यहाँ पे हम थोड़ा सा एक वक्फा ले लेते जी हैं जी और जरा सा सुस्ता लें थोड़ा सा, और फिर इंशाल्लाह आते हैं फिर दूसरे हिस्से पर। जी, अच्छी बात। तो इंतजार करें, आप लोग इंतजार करें दूसरे हिस्से का, दूसरा हिस्सा भी आने वाला है।